हाँ तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, अब वहाँ से आपको मैं एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि हमें इस चैप्टर के अंदर सीबीएसई के अंदर जो सॉलिड्स पढ़ने हैं वो कौन से सॉलिड्स पढ़ने हैं बच्चों। यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ने हैं, एमॉर्फस सॉलिड की स्टडी हमें नहीं करनी। ठीक है बच्चों, तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solids on the basis of nature of intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हम कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, पहले ही बता देता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात नहीं करने को मिलेगी। जब भी बात करोगे आप किसके बारे में बात करोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करोगे, क्योंकि अगर पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे तभी तो हम उन्हें अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। कोई रैंडम अरेंजमेंट को इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ से अब स्टडी किसकी शुरू करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। Types of solids, constituent particle, attractive forces, melting point and example। चलिए बच्चों जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टडी के अंदर। एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसा कि नाम से क्लियर है, हमारे पास यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो किस टाइप का होगा बच्चों? मॉलिक्यूल होगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स को हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है। हम स्टडी किसके लिए कर रहे हैं? सॉलिड सब्सटेंस के लिए। तो मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो बच्चों मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जैसा कि नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? जो आपने स्पेशली अपने कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एटम्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा? मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे O2, F2, HCl, या फिर जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है SO3। जो ये हमारे इस टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इनको हमने किस में कन्वर्ट किया है? सॉलिड स्टेट में। आप इमेजिन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस को अगर मैं सॉलिडिफाई कर दूं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप्स देखूंगा कि हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बच्चों वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर पोलर, सेकेंड वन इज योर नॉन पोलर, एंड थर्ड वन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जब मैं सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ चीज़ें आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हो, वो आपने क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में हमारे पास एक बढ़िया से डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड होते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना बच्चों, ये बॉन्ड्स हमारे कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मैं सॉलिड सब्सटेंस की बात करता हूं ना बच्चों, तो मुझे इन दोनों एटम्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। फर्क हमें किस चीज से पड़ता है कि एक मॉलिक्यूल O2 का
एक O2 का मॉलिक्यूल दूसरे O2 के मॉलिक्यूल से किस टाइप की फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में हमारी फोर्सेस क्या हैं, एक O2 और दूसरे O2 का। एक O2 के अंदर जो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये तो हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्डेड है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कोवलेंट फोर्सेस नहीं आएंगी बिल्कुल भी। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, पोलर का अगर आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं HCl, HBr, HF, वो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिनके एटम्स के बीच में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। ये प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव चार्जेस नहीं होते आयनिक बॉन्ड की तरह। आयनिक बॉन्ड के अंदर तो प्योर पॉजिटिव और प्योर पॉजिटिव होते हैं, प्योर नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या, कैसे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम HCl की बात करके चलें तो HCl के अंदर अगर एक डेल्टा पॉजिटिव है और अगर एक डेल्टा नेगेटिव है तो इसकी वजह से हमारा क्या क्रिएट होता है बच्चों, डाइपोल। ये आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बनते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है बच्चों, डाइपोल बनता है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं फोर्स की बात करूं कि अगर एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से किस तरीके से अट्रैक्टेड होगा, तो ये किस तरीके से अट्रैक्टेड होगा बच्चों, इनके जो दो डाइपोल होंगे वो आपस में टकराएंगे और इनके डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में चिपक सकते हैं और अपनी स्टेट को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगी वो बच्चों कैसी रहेंगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें देखने को मिलेंगी। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है, हमें ये देखना है कि एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से किस तरीके से अट्रैक्टेड है, तभी तो सॉलिडिफाई होता है सब्सटेंस दो पार्टिकल के बीच की इंटरैक्शन से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, नॉन पोलर सॉलिड्स नाम से क्लियर है, कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो हमारे जो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो F2O2, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी टाइप की पोलैरिटी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो क्या होती है, सेम होती है, तो कोई पोलैरिटी नहीं है। तो सवाल उठ के आता है कि इन दोनों के बीच में किस टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों के बीच में सबसे घटिया और वाहियात टाइप की जो फोर्सेस होती हैं, जहां पर कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पर कौन सी फोर्सेस होती हैं बच्चों, वैन वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं बच्चों, वैन वाल सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। तभी जो हमारे ये F2O2 N2 होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादातर ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हें सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है, क्योंकि इनमें किसी भी टाइप की अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज इनमें मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे बच्चों H2O। जैसा कि हम जानते हैं कि एक H2O दूसरे H2O से किस टाइप की फोर्सेस होती हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन फोर्सेस होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक H2O का मॉलिक्यूल है और ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में, एक H2O के मॉलिक्यूल में दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ कौन सी फोर्सेस देखने को मिलती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी रहेंगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप बता सकते हो कि इन तीनों के अंदर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हमें एनर्जी दे रहे हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हमें कोई सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, है कि नहीं। और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप जनरल रूल के तौर पे ध्यान रख सकते हो। जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आप इनमें देख रहे हो, डाइपोल डाइपोल की, वैंडर वॉल की, हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये तीनों ही वीक टाइप की फोर्सेस होती हैं। और इनमें जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है बच्चों वो कौन सी होती है, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके अंदर जो आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। तो यानी कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों, वेरी लो। ठीक है बच्चों। और डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर जो फोर्सेस रहती हैं वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर करती हैं, किसी में ज़्यादा भी होती हैं, किसी में कम भी होती है। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका लोअर रेंज पर ही रहता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड आउट करनी है कि किसी सब्सटेंस में कैसी होती हैं, और उसके हिसाब से आपको मेल्टिंग पॉइंट का एक आइडिया लेना है इस कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे सॉलिड्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड्स। देखिए बच्चों, आयनिक सॉलिड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिडिफाई कर रहा होगा, जैसे कि ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा बच्चों, कौन से होंगे यहाँ पे, आयंस होंगे। कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पे आयंस होंगे। ठीक है। अब आप जान सकते हो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में और एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में किस टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो जब अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं या फिर चार्जेस सेम है, कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज हो, अगर चार्ज वहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, तो फोर्सेस कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पर चार्जेस इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो यहाँ पे NaCl। अगर NaCl का सॉलिड होगा, NaCl जैसे कि आप रोज़ नमक भी देखते होंगे, तो अगर NaCl का सॉलिड होगा तो इस स्थिति के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं आयंस के बीच में, Na प्लस के पार्टिकल्स के बीच में और Cl माइनस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों वो भी क्या होगा, हाई होगा। कैसा होगा बच्चों, हाई होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी है हमारी यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स की। थर्ड कैटेगरी है बच्चों हमारी मेटेलिक सॉलिड्स की। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पर, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे मेटल्स होते हैं। किस स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कैसा होता है बच्चों, एटम होता है? नहीं, इसके अंदर एटम हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता, आयंस ही होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, मेटल आयंस। अब आप सोचोगे कि Fe के सॉलिड के अंदर आयंस कहाँ से आ गए, ये तो एटम दिखाई पड़ रहा है हमें, एटम्स के बीच में फोर्सेस होने चाहिए। जो हमारा परसेप्शन है इसको लेके वो कुछ इस तरीके से है कि जो Fe है ये अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेता है, और इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अगर मैं Fe की बात करूँ, अगर Fe2+ में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके साथ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों क्या होंगे, पूरे के पूरे सारे के सारे एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी कि शेयर्ड होंगे। तो ये हमारा जनरल परसेप्शन होता है इन सॉलिड्स को देखने का। मेटल आयंस हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल जब कंडक्शन पढ़ोगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है और ये परसेप्शन क्यों डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखोगे सॉलिड सब्सटेंस की। चलिए बच्चों अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। आप समझ के चलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या है बच्चों, मेटल आयंस हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आयंस चार्जेस इन्वॉल्व हो गए बच्चों, तो इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती है इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग।
यानी कि एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन से किस तरीके से जुड़ा होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अगर इस टाइप की अगर हमारी परसेप्शन है तो हम सोच सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर या गोल्ड को ले सकते हो, आपको अगर इन्हें मेल्ट करना है, इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इन्हें देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज और रिफाइंड नॉलेज देने की, और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, डाउट्स हो तो आप पोस्ट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारे सॉलिड्स कौन से हमें पढ़ने हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो पढ़ लिया, अब ये कोवेलेंट सॉलिड्स क्या बवाल है, ये O2 F2 जितनी भी चीज़ें हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स ही, तो ये भी तो हमारे कोवेलेंट फोर्सेस से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो कोवेलेंट फोर्सेज नहीं है। किस टाइप की फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल, वेंडर वॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमें जो फोर्सेस देखनी होती है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखनी होती है, ना कि दो एटम्स के बीच में। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कोवेलेंट हो गई, कैसी होगी बच्चों, कोवेलेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई, कोवेलेंट फोर्सेस, तो ऐसी स्थिति के अंदर एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है ना बच्चों, वो बहुत ही हाई हो जाता है। मैंने यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बेसिक रखी हैं जो वीक फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इनके एटम्स में तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लेकिन जब दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, इनके बीच में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। अगर इन दोनों के बीच में फोर्सेस कोवेलेंट हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब सवाल आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो SiO2 का जो नेटवर्क होता है, दिस इज द नेटवर्क सॉलिड, जिसके अंदर आपको सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ एक नेटवर्क देखने को मिलता है, और आपका जो बॉन्ड रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर रहता है थ्रू आउट द नेटवर्क। तो इस टाइप के सॉलिड्स के अंदर आपको जनरली कोवेलेंट फोर्सेस देखने को मिलती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम्स। आई होप आपको ये 4 टाइप की फोर्सेस समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं किन फोर्सेस, किन अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ और वो कहाँ पर लग रही हैं, और उसका इफेक्ट उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या दिखाई पड़ रहा है। विद एग्जांपल मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, समझ में आई, तो जल्दी जल्दी से लाइक ठोकिएगा, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप का मार्क भी डाल सकते हैं। मुझे खुशी होगी देख के कि बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। देखिए बच्चों, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक्चुअल स्टडी जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। देखिए बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के बारे में अगर हम बात करें, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगा। सारी चीज़ें आपको, जो भी आपको एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके असाइनमेंट्स, आपके नोट्स, आपकी लेक्चर सीरीज, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आपको कहीं पे भी एक्सटर्नल सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। बस आप फॉलो करते रहिए लेक्चर्स को और नोट्स को बनाते रहिए और साथ साथ असाइनमेंट्स भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है, कहाँ से आ गई, अब इनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हमें पढ़ने कौन से हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, उनके अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसी अरेंजमेंट के आधार पर हम बोल देते हैं कि ये जो हमारा सॉलिड है ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही दूसरी टर्मिनोलॉजी अगर हम बोलें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस किसको डिनोट करता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ particles in 3-dimensional space for crystalline solids is referred as crystal
लैटिस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्रिस्टल लैटिस हम किसे बोल देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही बोल देते हैं। चलिए बच्चों, अब इनकी स्टडी यहाँ से एक्चुअल स्टडी शुरू होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस में। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? 7 टाइप के। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। रेगुलर पैटर्न है। अब रेगुलर पैटर्न को स्टडी, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना, हम इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्टडी करके हमें पता चला कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरी की पूरी ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो वो इन्हीं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में से कोई ना कोई एक होगा। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए बच्चों? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हो गए। और इन्हीं 7 टाइप्स के अंदर क्या होता है बच्चों? कुछ पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं। जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, आगे थोड़े टाइम में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप फॉलो कीजिए। 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना बच्चों, इसमें क्या होता है? 14 पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं। क्या होती है बच्चों? 14 पॉसिबल वेरिएशंस इन 3D लैटिस। 3D लैटिस के अंदर 14 पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं। इन 14 पॉसिबल वेरिएशंस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्रेवियस लैटिस। क्या बोल देते हैं हम बच्चों? इन्हें ब्रेवियस लैटिस। टेंशन मत लो, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो अभी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, इनको समझ लेते हैं कि ये किस बेसिस पर डिफाइंड है। ये जो बच्चों हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ये कैटेगराइज्ड होते हैं किस आधार पर? कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन एजेस। जो एजेस के बीच में एंगल होता है और जो एज लेंथ होती है उसके आधार पर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कैटेगराइज्ड होते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर एक रिपीटिंग यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों? एक रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट, इस रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक रिपीटिंग यूनिट होती है हर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो एक इमेजिनरी पैटर्न होता है, एक इमेजिनरी रिपीटिंग यूनिट हम कंसीडर करते हैं। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है जो बार बार सॉलिड सब्सटेंस के अंदर अपने आप को रिपीट कर रही होती है। ठीक है बच्चों, वो जनरली हमारी कुछ क्यूबॉइड टाइप की अरेंजमेंट हम देखने को मिलती है। हमें क्यूब हो सकती है या तो कोई क्यूबॉइड हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया कुछ। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो हर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर बार बार रिपीट हो रही होती है। इस रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम इन्हें? यूनिट सेल। ये जो रिपीटिंग यूनिट होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस रिपीटिंग यूनिट में कैटेगरी हम सेट करते हैं। इन्हीं रिपीटिंग यूनिट्स में क्या देखने को मिलते हैं हमें? क्रिस्टल सिस्टम। किस आधार पर? जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 3 एज लेंथ है। क्या है बच्चों? 3 डायमेंशनल मतलब मैथमेटिक्स में हम इन्हें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम ABC से इसे डिनोट कर रहे हैं, A, B और C। ठीक है बच्चों, ये ABC हमारे क्या हैं? एज लेंथ है, एज लेंथ। देखिए बच्चों, ये ABC हमारे क्या है? एज लेंथ है। और इन एज लेंथ के बीच में जो एंगल होता है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम किससे डिनोट करें बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा से। तो अल्फा, बीटा और गामा आपके क्या हो गए? एंगल बिटवीन दी एजेस। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये जो एज लेंथ्स हैं ये इक्वल हैं आपस में, अनइक्वल हैं,
या फिर ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इनके आधार पर हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। और इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में बच्चों ये 14 पॉसिबल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि हमारे ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं और ये किस आधार पर अलग अलग किए जाते हैं, ये ABC और अल्फा बीटा गामा का क्या काम होता है। आई होप क्रिस्टल लैटिस का मतलब समझ में आ गया होगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया, वेल एंड गुड। थम्स अप मार्क कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, अगर डाउट है तो वो पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखोगे कि ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं और ये कौन सी हमारी 14 पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो पोस्ट कीजिएगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और थम्स अप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।